नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो कल लास्ट लेक्चर में मैंने किया था, आपको एल्गोरिथम के बारे में बताया था। आज मैं उसी चीज़ के बारे में नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ, हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिथम, हाउ टू कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन एल्गोरिथम and why we required the algorithm analysis. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, किस तरीके का एनालिसिस होता है। जो इसके अंदर दो एनालिसिस होता है, एक प्रायर एनालिसिस होता है, एक पोस्चर एनालिसिस होता है। प्रायर को हम बिफोर बोलते हैं, पोस्चर को आफ्टर बोला जाता है। इसी तरीके से हम जब इसके अंदर एनालिसिस करते हैं किसी भी एल्गोरिथम का, तो इसके अंदर सबसे पहले एक स्टैंडर्ड एल्गोरिथम लिया जाता है जिसकी एफिशिएंसी यूज में ली जाती है, जिसको मेंटेन करके रखा जाता है अलग अलग स्टेज में कि किस किस तरीके से हम यूज करते हैं। सो हम इसी चीज़ पे देखते हैं। फॉर स्टैंडर्ड एल्गोरिथम टू बी गुड it must be efficient, hence the efficiency of an algorithm must be checked and maintained. It can be in two stage. First one is prior analysis और another one is posterior analysis. प्रायर एनालिसिस का मतलब मैंने आपको बताया कि होता है बिफोर के पहले, किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने से पहले उसके अंदर जब हम उस एल्गोरिथम को लिखते हैं, एक थ्योरेटिकल स्टेप्स में लिखते हैं, तो उसको अज्यूम किया जाता है, उसके कुछ फैक्टर्स देखे जाते हैं कि इसकी जो प्रोसेस स्पीड होगी वो क्या होगी, उसकी कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा। इन सारी चीज़ों को, उसकी हार्डवेयर कैपेसिटी क्या होगी, वो किस लैंग्वेज में, किस कंपाइलर पे वो कंपाइल हो सकता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इन सारी चीज़ों को पहले से ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद में एल्गोरिथम लिखा जाता है, एल्गो डिजाइन किया जाता है, जिसको बोला जाता है प्रायर एनालिसिस। तो हम इसी चीज़ को देख लेते हैं। द प्रायर मीन्स बिफोर, हेंस द प्रायर एनालिसिस मीन्स checking the algorithm before its implementation. In this, the algorithm is checked when it is written in the form of theoretical steps. This efficiency of an algorithm is measured by assuming that all other factors, for example, number one, processor speed, are constants and have no effect on the implementation. This is done usually by the algorithm designer. This analysis is independent of the type of hardware and language of the compiler. It gives the approximate answer for the complexity of the programs. जिस चीज़ को क्या बोला जाता है, प्रायर एनालिसिस बोला जाता है। अब होता है एक पोस्चर एनालिसिस। पोस्चर यानी आफ्टर, यानी किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने के बाद में उसका देखा जाता है कि उसकी क्या प्रोग्रामिंग स्पीड है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन का तरीका था, किस तरीके से हमने उसको एनालाइज किया, क्या उसके अंदर जो पॉसिबल इनपुट्स हैं, क्या उसके अंदर पॉसिबल आउटपुट्स आ सकता है, किस तरीके का उसके अंदर रिटर्न्स वैल्यू आ सकती हैं इनपुट के बिहाव पे, क्या करेक्ट आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों को बाद में अज्यूम किया जाता है। पहले क्या किया जाता है कि एल्गोरिथम को लिख लिया जाता है, जिसको बोला जाता है पोस्चर एनालिसिस। तो पोस्चर एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, पोस्चर मीन्स आफ्टर, हेंस द पोस्चर एनालिसिस मीन्स चेकिंग द एल्गोरिथम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। इन दिस द एल्गोरिथम इज चेक्ड बाय इम्प्लीमेंटिंग इट in any programming language and executing it. This analysis helps to get the actual and real analysis report about the correctness for every possible inputs, if it is shows returns correct output or not, space required, time consumed, etc. That it is depends on the language of the compiler
एंड द टाइप ऑफ हार्डवेयर यूज्ड। मैंने आप लोगों को बताया कि पोस्चर एनालिसिस क्या होता है कि किसी भी एल्गोरिथम को जब हम डिजाइन कर लेते हैं उसके बाद में इन सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता है कि क्या इसका इनपुट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या इसका आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितना स्पेस रिक्वायर्ड होगी, कौन सा कंपाइलर इसके लिए सूटेबल होगा, किस तरीके के हार्डवेयर पे ये चीज़ें काम करेंगी। इस चीज़ को सबको बोला जाता है पोस्चर एनालिसिस बोला जाता है। अब ये पोस्चर और प्रायर एनालिसिस है, इसी के बिहाव पे क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाला जाता है। तो हम इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाउ टू फाइंड इट। एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है और इसको किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके बारे में बात करते हैं। जब टाइम और ये इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एल्गोरिथम की जब कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है तो इसके अंदर कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, उसकी टाइम एग्जीक्यूशन प्रोसेस होती है, उसका क्या इनपुट हो सकता है, क्या आउटपुट हो सकता है, किस तरीके का टेम्परेरी डेटा हम यूज में लेते हैं, किस तरीके की फैक्टर्स हम यूज में लेते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करते हैं, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हम फाइंड करते हैं। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं एन एल्गोरिथम इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्पेस एंड टाइम इट कंज्यूम्स। Hence, the complexity of an algorithm refers to the measure of the time that it will need to execute and get the expected outputs, and the space it will need to store all the data, like input data, temporary data, and output. Hence, these two factors define the efficiency of algorithm. ये दो फैक्टर डिफाइन करते हैं एफिशिएंसी को। कौन कौन से वो फैक्टर हैं, इन सारी फैक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। उन फैक्टर के बारे में हम वन बाय वन देख भी लेते हैं कि वो कौन कौन से दो फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी। द टू फैक्टर्स ऑफ एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी आर, वन होता है टाइम फैक्टर और अनदर वन होता है स्पेस फैक्टर। टाइम फैक्टर क्या होता है कि जब हम किसी भी एल्गो को जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर जो कुछ नंबर ऑफ कीज ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम पर्टिकुलर कंपेरिजन करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम के रूप में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम टाइम फैक्टर। टाइम इज मेजर्ड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस सच एज द कंपेरिजन्स इन द सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जिसको हम बोलते हैं टाइम फैक्टर। एक होता है स्पेस फैक्टर। स्पेस फैक्टर का मतलब होता है कि उसकी कितनी मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है किसी भी एल्गोरिथम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्पेस फैक्टर। तो इसी चीज़ के अंदर हम देखते हैं स्पेस इज मेजर्ड बाय द काउंटिंग द मैक्सिमम मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू रन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। इसी के बिहाव पे अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करते हैं। Therefore, the complexity of algorithm can be divided into two types. First one is the space complexity, another one is the time complexity. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, किस तरीके से इसको जनरेट किया जाता है। द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू स्टोर द वेरिएबल एंड गेट द रिजल्ट। दिस कैन बी इनपुट, टेम्परेरी ऑपरेशंस और आउटपुट्स। ये सारे इस पे डिपेंड करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, हाउ टू कैलकुलेट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिक्स्ड पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट। फिक्स पार्ट और दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट। तो फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट की जब मैं बात करता हूँ, द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम इज कैलकुलेटेड बाय द डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड पार्ट। फिक्स्ड पार्ट के अंदर क्या होते हैं कि इसके अंदर कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं जो स्पेसिफिक फिक्स्ड होती हैं, लाइक इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स, प्रोग्राम साइज। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं, जिसको बोलते हैं हम फिक्स पार्ट। दिस रेफर्स टू द स्पेस
that is definitely required by the algorithm. For example, input variable, output variable and program size etc. इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फिक्स होती हैं, उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है। दूसरा होता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट के अंदर क्या होता है, दिस रेफर्स टू द स्पेस दैट कैन बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेरी वेरिएबल्स, इस चीज़ का सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल होता है टेम्परेरी वेरिएबल्स। टेम्परेरी वेरिएबल के साथ साथ में इसमें कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, रिकर्जिव, स्टैक और स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसको हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के रूप में जब अगर हम लेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी एसपी इक्वल टू सी प्लस एसपी, जिसको हम बोलते हैं सी प्लस एसपी को हम क्या बोलते हैं, सी एक फिक्स्ड, सी क्या होता है एक फिक्स्ड पार्ट होता है और एसपी क्या होता है एक स्पेस वेरिएबल होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेयर सी इज द फिक्स पार्ट एंड एस आई इज द वेरिएबल पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम विच डिपेंड्स ऑन इंस्टांस करेक्टरिस्टिक्स। अब इसके अंदर किसी भी लीनियर सर्च का एक एल्गोरिथम लिखना है और उसी से हम कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है, किस तरीके से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज लेते हैं। तो इसके अंदर जब हम लीनियर सर्च का देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखते हैं जहाँ से हम किसी भी एल्गो को स्टार्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि किस स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चलता है। जब हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई उसके बाद में स्टेप 2 के अंदर क्या होता है उसको एनालाइज किया जाता है उस प्रॉब्लम को। गेट एन एलिमेंट ऑफ द एरे इन एरे एंड द नंबर टू बी सर्च्ड इन एक्स के रूप में हम उस एरे के एन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं सर्च करना चाह रहे हैं। स्टेप 3 के अंदर क्या आ जाता है कि जो हम एनालाइज किया उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड वन बाय वन कंपेयर एक्स विथ ईच एलिमेंट ऑफ एरे। एक एक एलिमेंट्स को हम एलिमेंट के साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि एलिमेंट क्या है एक्स के साथ में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। और कंपैरिजन के बाद में क्या होता है उसको हम फाइनली उसका आउटपुट चेक करते हैं, उसको मैच करके देखते हैं उस वैल्यू को जो स्टेप 4 में होता है। स्टेप 4 के अंदर क्या होता है इफ़ एक्स मैच विद द एलिमेंट, अगर सही आउटपुट आ रहा है देन प्रिंट ट्रू, तो ये वो क्या करेगा ट्रू प्रिंट करेगा। अदरवाइज स्टेप 5 में चला जाएगा इफ़ डजंट मैच विथ एनी ऑफ द एलिमेंट्स देन प्रिंट फॉल्स, तो वो क्या करेगा फॉल्स वैल्यू को प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा। स्टेप 6 में एंड हो जाएगा वो प्रोसेस। इसी क्रम में जब हम आगे देखते हैं hence there are two variables array and x where array is the variable part of n element and x is the fixed part, hence sp equal to 1 plus n। 1 plus n का मतलब क्या होता है कि n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और 1 इक्वल टू क्या होता है फिक्स साइज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन n number of elements। now space depends on data type of given variable constants type and it will be multiplied accordingly। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या चीज़ होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम जो डेटा की साइज होती है उसके हिसाब से एल्गोरिथम का क्या होता है टाइम बढ़ता जाता है, उसका एल्गोरिथम की रनिंग जो प्रोसेस स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। उस चीज़ को क्या बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके उसके थ्रू भी समझाऊंगा आपको। पहले मैं डेफिनेशन देखता हूँ। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज रिक्वायर्ड बाय द एल्गोरिथम टू एग्जीक्यूट एंड गेट द रिजल्ट। This can be for a normal operation, conditional if else statement, loop statement और etc।
दोस्तों अब मैं इसी के साथ में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। सपोज आपके पास में आपका कोई दो दोस्त है, एक आप है, एक ये आप है, ये आपका दोस्त है, और आपके दोस्त के पास में कोई एक वीडियो गेम रखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में कितने 5 किलोमीटर की दूरी है आप दोनों के बीच में, और इसके पास में एक गेम रखा हुआ है जिसकी 250 KB साइज है। तो आप अपने दोस्त को कहते हैं कि आप मुझे वो गेम भेज दीजिए। तो इसके दो प्रोसीजर हो सकते हैं। पहला प्रोसीजर होता है कि ये एल्गो वन के अंदर क्या होता है कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप ईमेल के थ्रू, गूगल ड्राइव पे या कोई और मीडियम से आप उससे ये 250 KB का गेम मंगवा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है एल्गो टू का प्रोसेस होता है कि आप यहाँ से उसके पास में जा रहे हैं, तो ये 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करके आप उसके पास जा रहे हैं, फिर वहाँ से उससे पेन ड्राइव में वो डेटा ले रहे हैं और फिर वापस आके अपने लैपटॉप में उसको अपलोड कर रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। तो इसके अंदर जब हम काम करते हैं, एक सपोज 250 MB का डेटा है एल्गो वन में, एक इसके अंदर सपोज एक 1 TB का डेटा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे पहले वाले में क्या था कि जितनी साइज है उसको ट्रांसफ़र करने में उतना ही टाइम यूज हो रहा है, जितनी साइज का डेटा है। सपोज 250 KB का एक डेटा है और 250 KB की स्पीड आ रही है मेरे पास इंटरनेट की, तो उसको 1 सेकेंड लगेगा डेटा को ट्रांसफ़र करने में। अगर मेरे पास में 1 MB है, 1 MB का गेम है और 250 KB की स्पीड आ रही है, तो उसको ट्रांसफ़र करने में मुझे 4 सेकेंड लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 सेकेंड लगेंगे। लेकिन अगर मैं फिजिकली जाता हूँ, फिजिकली जब जाता हूँ तो उसी के हिसाब से क्या होता है, जो मैं जाके डेटा लेके आता हूँ उसके अंदर कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता है, डेटा तो उतने का उतना ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इनपुट साइज होती है वो उसकी इंक्रीज होती है, उसके अकॉर्डिंग एल्गोरिथम का जो टाइम होता है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बढ़ती जाती है। सपोज इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि एल्गो वन के अंदर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एल्गो वन के अंदर जब मैं बात करता हूँ कि वो अब डेटा लेने के लिए जा रहा है, और वो इंटरनेट के थ्रू डेटा लेके आ जाता है, तो उसका टाइम हो गया, जितना डेटा था उसी के अकॉर्डिंग उसका टाइम कंज्यूम हो रहा है। अब मैं दूसरी चीज यूज कर रहा हूँ कि अगर वो एल्गो टू के अंदर क्या कर रहा है वो कि अपनी डेस्टिनेशन से फ्रेंड के घर तक वो पहुंच रहा है, तो उसके एल्गो टू के अंदर वो क्या कर रहा है, सबसे पहले सपोज फ्रेंड के घर जाना है तो वो क्या करेगा, कपड़े पहनेगा, क्लॉथ पहन रहा है, तो सपोज मैं K1 मान लिया। उसके बाद में वो वहाँ तक 5 किलोमीटर चल के जा रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मैं उसको K2 मान लेता हूँ। फिर अगर दोस्त के घर गया तो उसके घर वाले उसको चाय पानी पीने के लिए भी पूछ सकते हैं, तो वो वहाँ पर भी टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको मैं K3 मान सकता हूँ। फिर जब वो वहाँ पहुँच गया तो डेटा लेगा और वापस आएगा, तो उसको मैं मान सकता हूँ K4। तो ये मेरा क्या बन गया, एक कंप्लीट एल्गो बन गया, एल्गोरिथम 2, जिसके अंदर जो n में इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, T n से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एल्गो 2 की जगह। जो n है ये n क्या है, साइज ऑफ गेम होता है। अब इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि इसी एल्गोरिथम को अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो k है तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ K1 n की पावर 0 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ k की पावर n नोटेशन का मतलब होता है कि जो साइज ऑफ गेम है उसी के लिए तो ये सारी क्वाइज चल रही है। जब हम
इस चीज को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन नोटेशन इसको जब एन नोटेशन के साथ में इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो यह मेरे पास में सबसे बड़ा नोटेशन क्या आएगा, n0 आएगा। n0 जब आ रहा है तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो मेरी वैल्यू निकल के आएगी ओ बिग ओ नोटेशन की पावर 0। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है वो होती है ओ नोटेशन 1, जिसको ओ नोटेशन 1 बोला जाता है। जो 1 है ये क्या है, कांस्टेंट है। इसके अंदर एक ग्राफ क्रिएट होता है, जो बिग ओ नोटेशन का एक ग्राफ बनता है। ग्राफ किसके अंदर बनता है, इस तरीके से बनता है, टाइम और एन को क्या बोलते हैं, साइज ऑफ गेम के बीच में। अब इसके अंदर एक होता है बिग ओ नोटेशन, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो एल्गो 2 को इसको क्या बोला जाता है, ओ, जिसमें एल्गो 2 होता है, जिसको हम बोलते हैं O1 भी बोल सकते हैं। इसको O1 भी, जो फिक्स कांस्टेंट है। जो टाइम है ये शुरुआत से लेकर के एंड तक जब पहुंचा, जो गेम लेके आया, लेकिन उसके अंदर डेटा का कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ, इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसलिए उसके अंदर जो डेटा था सिर्फ उसके अंदर अपलोडिंग का ही टाइम लगा। तो ये क्या है, टाइम और साइज ऑफ गेम के साथ में ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। अब मैं एल्गो 1 की बात करता हूँ। अगर मैं एल्गो 1 की बात करता हूँ तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, इस तरीके से ओ नोटेशन जा रहा है। तो यहाँ पर जब मैं चल रहा हूँ तो सपोज 250 KB का गेम है, तो वो इस तरीके से चलता आ रहा है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट कर रहा है। फिर धीरे धीरे इसकी साइज सपोज बढ़ती जाती है, फिर ये इस तरीके से 1 GB का गेम बन जाता है। 1 GB का जब गेम बन जाता है तो इसके अंदर क्या होता है, इसको 2 ट्रिम में बोल सकते हैं। एक होता है मैथमेटिकल फॉर्म होता है, दूसरा होता है इसका इंडस्ट्रियल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म होता है, एक होता है इसका इंडस्ट्रियल फॉर्म होता है, जिसके अंदर ये एल्गोरिथम 2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू को ये कंसीडर करता है। और एल्गोरिथम 1 जो ओ बिग नोटेशन होता है, वो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की 250 KB का अगर गेम है तो जितना टाइम कंज्यूम लग रहा है, जितना डेटा है उतना ही उसके अंदर क्या लग रहा है, टाइम कंज्यूमेशन लग रहा है। जितना डेटा है उतना ही उसमें टाइम कंज्यूमेशन लग रहा है। तो इसकी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से जैसे जैसे बढ़ता जाता है, डेटा की साइज बढ़ती जाती है, उसके टाइम कंज्यूमेशन भी बढ़ता जाता है। और अगर 20 GB का डेटा है तो यहाँ तक निकल के आ जाती है बात। तो इसको हम बोलते हैं टाइम, और मैथमेटिकल फॉर्म में 2 तरीके से इसको हम बोलते हैं। तो इसी तरीके से हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जनरेट करते हैं। अब मैं इसकी डेफिनेशन देख लेता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट में, हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय डिटरमाइनिंग द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। पहला होता है कांस्टेंट टाइम पार्ट और एक होता है वेरिएबल टाइम पार्ट। मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता दिया है कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल टाइम क्या होता है। अब कांस्टेंट टाइम की मैं बात करता हूँ, एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एग्जीक्यूटेड जस्ट वंस comes in this part. For example, input, output, if else और switch, arithmetic operations etc. इसके अंदर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, इफ एल्स होता है, स्विच केस होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। ये क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। एक होता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं। एन इंस्ट्रक्शन दैट एग्जीक्यूट मोर देन वन say n times comes in this part, for example loops, recursion, etc. Therefore time complexity of an algorithm p like tp equal to c plus tpi। ये मैंने आपको बताया था, c क्या होता है, एक कांस्टेंट टाइम होता है, और tpi क्या होता है, एक वेरिएबल पार्ट होता है। तो कांस्टेंट टाइम और एक वेरिएबल पार्ट दोनों को मिलकर के क्या बनता है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी p बनता है। एल्गोरिथम विच डिपेंड्स ऑन द इंस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसको एक एग्जांपल लीनियर सर्च एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं।
सबसे पहले जब हम किसी भी एल्गो को स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, तो सबसे पहले उसका कांस्टेंट टाइम लिया जाता है। उसके बाद में उसके अंदर वेरिएबल टाइम्स जो इनपुट लिया जा रहा है n, उस चीज़ को देखा जाता है। स्टेप 3 के अंदर जो वेरिएबल टाइम है उसकी लेंथ, उसकी एरे की साइज, उसकी इंडेक्स वैल्यू, उन सारी चीज़ों को देखते हैं। स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, उसका कांस्टेंट टाइम लिया जाता है। स्टेप 5 में भी कांस्टेंट टाइम, 6 में भी कांस्टेंट टाइम लिया जाता है। और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं TP इक्वल टू 5 + n। 5 + n क्या हो गया कि 5 स्टेप में इसका कांस्टेंट टाइम आ रहा था, जो इसका ग्राफ है, इसको लिया जाता है और उसके बाद में उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग TP, उसका कांस्टेंट टाइम है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम आगे चलते हैं तो फाइनली हाउ टू एक्सप्रेस एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या है, 3 तरीके का होता है, एक नेचुरल लैंग्वेज, दूसरा फ्लो चार्ट और एक होता है प्सूडो कोड। नेचुरल लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हैंस वी एक्सप्रेस द एल्गोरिथम इन नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज, इट इज टू हार्ड टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम फ्रॉम इट। एक होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है, हैंस वी एक्सप्रेस द एल्गोरिथम बाय मेकिंग ग्राफिकल और पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट, इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड देन नेचुरल लैंग्वेज। फ्लो चार्ट के अंदर क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको चार्ट के रूप में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि किस किस तरीके से इसके स्टेप्स काम में आएंगे, किस किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं और किस किस स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है। एक होता है प्सूडो कोड। प्सूडो कोड के अंदर क्या होता है, हेंस वी एक्सप्रेस द एल्गोरिथम इन फॉर्म ऑफ एनोटेशन एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटन इन प्लेन इंग्लिश which is very much similar to the real code, but as it has no syntax like any of the programming language, it cannot be compiled or interpreted by the computer. It is the best way to express an algorithm because it can be understood by even a layman with some school level programmings. सो दोस्तों, इसी के साथ में हमारा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आज पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट जो पार्ट लेके आएंगे वो लेके आएंगे एसिमेट्रिक नोटेशन वाला पार्ट। तब तक के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें कि ये डेटा स्ट्रक्चर की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज जो आपके साथ में चल रही है, ये विद इन 1 मंथ में आप लोगों के सामने पूरा डेटा स्ट्रक्चर लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्कार।